हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? मैं हूं चिराग और आप सभी का स्वागत है कॉन्सेप्ट ब्रिज में। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन के बेसिक कॉन्सेप्ट्स, यानी कि हम इस टॉपिक को ना इतना नीचे से उठाएंगे, इतना बेसिक से उठाएंगे कि यार आपको कुछ भी नहीं आता, आपको मैथमेटिक्स से और क्वांट से डर लगता है, तो आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन और सबसे बेस्ट क्लास यही होने वाली है। बिकॉज देखो क्या होता है ना, कि जो रेशियो एंड प्रोपोर्शन है, जो रेशियो एंड प्रोपोर्शन टॉपिक है आपका, और जो आपका दूसरा टॉपिक होता है, क्या नाम है, परसेंटेज। ये दो टॉपिक्स आपके ऐसे टॉपिक्स हैं जो कहीं ना कहीं आपको एग्जाम में आपकी फाउंडेशन है, आपकी नींव है। अगर ये दो टॉपिक्स आपने बहुत अच्छे से कर लिए तो आप समझ लो आपने सब कुछ अच्छे से कर लिया, लेकिन अगर ये दो टॉपिक्स आपके अच्छे नहीं है तो फिर आप समझ लो कि सारे टॉपिक्स में आपको दिक्कत आने वाली है। ठीक है, तो इसको समझने के लिए आपको बिना किसी देरी के हम लोग इसको स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, बहुत बेसिक से उठाएंगे। सबसे पहला, जैसे रेशियो एंड प्रोपोर्शन की हम बात करें, तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन में हम सबसे पहले उठा लेते हैं रेशियो को, कि रेशियो क्या है भैया, है ना। रेशियो का मतलब हो गया, कहीं ना कहीं आप इसको लिख लो। ठीक है, आप नोट्स बना लीजिएगा इसके। रेशियो मतलब कंपैरिजन, है ना, यानी कंपेयरिंग ऑफ टू एंटिटीज, दो चीजों की तुलना करना। कहीं ना कहीं आपने अक्सर बचपन में देखा होगा कि आपकी मम्मी तुलना करती है कि मेरे बेटे का नंबर उससे ज्यादा है, शर्मा जी के लड़के के नंबर ज्यादा है ना। मैं शर्मा जी हूँ, मेरे मेरे से कंपैरिजन होता है सबका, है ना, मेरे दोस्तों का भी कंपैरिजन हुआ है। तो शर्मा जी के नंबर ज़्यादा आए हैं, शर्मा जी का लड़का देखो ये कर रहा है, शर्मा जी का लड़का वो कर रहा है, आपके अड़ोसी-पड़ोसी से आपका कंपैरिज़न हुआ है, रिश्तेदारों से हुआ है, मौसी की लड़की ने ये किया। तो कंपैरिज़न होता है ना, आपको समझना पड़ेगा कि कंपैरिज़न कहीं न कहीं दुनिया की रीति है, और कंपैरिज़न को हम सब फेस करते ही हैं और करना ही पड़ता है ना? सबसे पहली चीज़ तो ये। नंबर 2, दूसरी चीज़ ये है कि कंपैरिज़न होता किन चीज़ों के बीच में? तो आप देखो, गधे और घोड़े का कंपैरिज़न आप करने बैठो, देखो इंसान तो फिर भी कर लेता है, लेकिन मैथ्स जो है ना, मैथ्स थोड़ा-सा उसके पास दिमाग है, मैथमेटिक्स के पास में। क्वांटिटेटिव वाले के पास क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में दिमाग है। तो वो गधे का कंपैरिज़न गधे से ही करेगा, घोड़े का कंपैरिज़न घोड़े से करेगा, इंसान का इंसान से, पैसे का पैसे से, किलोमीटर का किलोमीटर से, लीटर का लीटर से, वॉल्यूम का वॉल्यूम से, है ना, एरिया का एरिया से, और डिस्टेंस का डिस्टेंस से, स्पीड का स्पीड से। तो आपका कंपैरिज़न जब किसी क्वांटिटी से होगा तो वो सेम क्वांटिटी से ही होगा, किसी अलग क्वांटिटी से नहीं होगा। इसको आपको नोट करना है, कंपैरिज़न विथ सिमिलर ऑब्जेक्ट। ठीक है? ठीक है? चलिए, अब नेक्स्ट, कंपैरिज़न का मतलब, अब देखो हम एक एग्ज़ाम्पल लेके समझते हैं। मान लो कि एक 2 दोस्त हैं, ठीक है? पहले का नाम है राम और दूसरे का नाम है श्याम, ठीक है? तो राम और श्याम 2 दोस्त हैं। अब मान लो कि मैंने राम को दिए ₹10 और शाम को मैंने कितने दिए? शाम को मैंने दिए ₹20। अब अगर मैं बोलता हूँ राम के पास शाम का कितना गुना पैसा है, या शाम के पास राम का कितना गुना पैसा है, जब मैं ऐसी बात करूँ, ठीक है? मान लो जैसे मैंने बोला है कि शाम के पास राम का कितना गुना पैसा है, तो आप क्या बोलोगे? दुगुना है ना? यानी कि 2 गुना पैसा है, 2 टाइम्स। इंग्लिश में हम बोलेंगे तो 2 टाइम्स है, यानी डबल है, और हिंदी में जब हम बोलेंगे तो हम बोलेंगे वो है, क्या बोलते हैं? दुगुना, ठीक है? अब जब मैं राम की बात करूँगा, तो मैं क्या बोलूँगा कि शाम से उसके पास आधा पैसा है, यानी आधा है, ठीक है? तो कैसे बोल रहा हूँ, देख के पता चल रहा है, देखिए इतना मैथ्स आपको भी आता है, मुझे भी आता है कि 20 जो है वो डबल है, और जो राम जो 10 है वो आधा है। अब हम इसको शॉर्ट करते हैं, सिम्प्लीफाई करते हैं। तो सिम्प्लीफाई करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जब हम मैथ्स की बात करते हैं, सिम्प्लीफाई करने के लिए हम इसको काट लेंगे। तो हम 10 से काट लेते हैं, 10 वन ज़ार 1 और 10 टू ज़ार 20, ठीक है? और इसके बीच में हमने ये लगा दी 2 बिंदी, ये हो गया रेशियो आपका। इसी को रेशियो बोलते हैं और कुछ नहीं है। तो हमने एक रिलेशन निकाला। जब मैंने आपसे पूछा राम के पास जो पैसे हैं और श्याम के पास जो पैसे हैं, उनके बीच में क्या कंपैरिज़न है, क्या रिश्ता है उनके बीच में, ठीक है? तो कंपैरिज़न आप बोल लीजिए, या फिर आप इसको बोल लीजिए रिलेशन, रिलेशन, ठीक है? तो कंपैरिज़न या रिलेशन की जब हम बात कर रहे हैं, तो 2 किसी भी 2 एंटिटीज़ के बीच में, सिमिलर ऑब्जेक्ट और एंटिटीज़, ठीक है? ज़्यादा इंग्लिश में जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? आप समझ जाओ। ऑब्जेक्ट और एंटिटीज के बीच में रिलेशन या कंपैरिजन की हम अब बात करें, तो राम और श्याम, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है? तो 1:2 का रिलेशन है, 1:2 का रिलेशन है। क्या बोल रहा हूं मैं? ध्यान दीजिएगा मेरे शब्दों पे, 1:2 का रिलेशन है, यानी कि राम के पास आधा है श्याम का, ठीक है?
तो हम इसको इस तरीके से भी बोल सकते हैं, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि राम अपॉन श्याम, ठीक है, इक्वल्स टू 1/2, यानी एक हिस्सा है 2 में से। इसको हम ये भी मान लेते हैं कि मान लो कि ये हम एक सर्कल के माध्यम से भी अगर माने तो ये सर्कल है मान लो, तो ये अगर पूरा इतना इतना एरिया श्याम के पास है, ठीक है, तो राम के पास केवल इसका हाफ हिस्सा है, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ रही है ना? चलो, तो ये होता है। अब रेशियो क्या होता है कि हम जब रिलेशन कैसे निकालते हैं, किसी भी नंबर को, दो नंबर को आपस में काट के उसका सिंपलेस्ट फॉर्म में हम लेके आएंगे, यानी फ्रैक्शन में। तो सबसे पहले एक चीज आपको ये समझनी पड़ेगी कि रेशियो और फ्रैक्शन में कोई भी अंतर नहीं है मेरे भाई। रेशियो और फ्रैक्शन में कोई भी अंतर नहीं है। ठीक है, मैं आपके सामने और कुछ एग्जांपल्स रख देता हूँ। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे लिख दिया 45 और यहाँ पे मैंने रख दिया 60। अब मुझे इसका रेशियो निकालना है, कैसे निकालेंगे? 45 और 60 मैंने लिख दिया, इसका रेशियो निकालना है, कैसे निकालेंगे? तो क्या करेंगे, हम इसको काट देंगे 15 से, तो 15 तिया 45 और 15 चौके 60, यानी कि 3:4 के रेशियो में। सही है, समझ में आ रहा है? ओके, फाइन। तो इसको हम फ्रैक्शन में भी लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? 3/4, यही तो होता है। तो इस टू का मतलब यही है। हम इसको दो तरीके से लिखते हैं, इसको लोग बोलते हैं 3:4 और दूसरा तरीका होता है 3:4, ठीक है, इस तरीके से आप बोलते हैं उसको। अब हम कुछ और क्वेश्चंस ले लें, ठीक है भाई, कुछ और क्वेश्चंस ले लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपके सामने कुछ क्वेश्चंस रख दिए हैं, अब आपको ये बस ये डिसाइड करना है कि इसको हम शॉर्ट कैसे करेंगे, यानी कि इसका रेशियो कैसे बनाएंगे। अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि ये सब ए हैं और बी हैं, इनके बीच में आपको रिलेशनशिप स्थापित करना है, यानी कि रेशियो निकालना है इनका, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, देखो डायरेक्ट 10 से काट देंगे तो इसका इसका रेशियो आपकी आंखों के सामने आ जाएगा 1:2, ठीक है, 1:2 आ गया। अब देखो 45 और 15 को आप काट दो, तो 15 एकम 15, 15 तिया 45, ये क्या हो जाएगा? 3:1, ठीक है। यहाँ पे आप 15 का 12 पढ़ लो, 15 एकम 15, 15 चौके 60, ये हो गया 1:4, ठीक है। 12 और 36 का पढ़ लो, 12 एकम 12, 12 तिया 36, 1:3, ठीक है। अब इसको काट लो, इसको कैसे काटोगे? देखो, एक तो मैंने डायरेक्ट टेबल पढ़ ली 15 की, और अगर आपको नहीं आ रही है तो आप छोटी से छोटी टेबल पढ़ के भी कर सकते हो। जैसे 2 से ही कट जाएगा तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, और यहाँ पे आ जाएगा 2 4 जा 8 और यहाँ पे 2, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो, ये 21 को अभी देखो सिंपली दिख रहा है कि ये इसका डबल है, लेकिन मान लो आपको नहीं आ रहा है, ठीक है। मान लेते नहीं आ रहा, तो मेरे को 7 का पहाड़ आता है, 7 3 21, ठीक है, और 7 छंग 42, फिर 3 1 जा 3, 3 3 3 2 जा 6, ठीक है, तो 1:2 का रेशियो आ गया, ये 1:2 हो गया, ठीक है। तो ये होता है आपका तरीका, ठीक है, रेशियो को समझने का या रेशियो निकालने का। आई होप आपको समझ में आया कि रेशियो क्या है, ठीक है। तो अब मैं आपके सामने, अब हम कुछ और समझते हैं, एक नया कॉन्सेप्ट समझते हैं, ठीक है। 2 मिनट लगेगा, ठीक है। तो अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम जो समझने जा रहे हैं, वो ये होना है। मैंने आपको एक चीज़ बताई सबसे पहले तो, कि मान लो मैंने इसको लिख दिया कि राम के पास में शाम के, जैसे मैंने यहाँ पे आपको लिख के बताया था, प्रीवियस स्लाइड पे लिखा होगा आई थिंक, हाँ, चलो छोड़ो, इस पे लिख लेते हैं वापस से। मान लेते हैं कि राम और श्याम, इसके पास 2 हैं और इसके पास 1 है, ये इसका रेशियो है। अब अगर मुझे कंपैरिजन करना है, मैंने आपको क्या बोला, इसको हम ये भी लिख सकते हैं 1:2, ठीक है। तो फ्रैक्शन और रेशियो में कोई अंतर नहीं है, मैंने आपको ये चीज़ समझाई। अब यहाँ आपको एक चीज़ और भी समझनी है, अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि राम के पास शाम का कितना है? राम के पास शाम का कितना है? तो हम क्या बोलेंगे? 1/2 हिस्सा है, ठीक है? तो इसको हम कैसे लिखते हैं? तो देखो, जिसकी बात हो रही है, वो आएगा आपका जिसकी बात हो रही है, वो आएगा आपका न्यूमरेटर में, जिसकी बात हो रही है। और जिससे कंपैरिज़न हो रहा है,
जिससे कंपेयर किया जा रहा है। राम, श्याम का कितना हिस्सा है? तो का शब्द जहाँ आ गया ना, जिससे कंपैरिज़न हम कर रहे हैं, जिससे हम उसकी तुलना कर रहे हैं, वो कहाँ आएगा? वो आएगा डिनोमिनेटर में, ठीक है? अब मान लो मैंने बोला कि श्याम के पास राम का कितना हिस्सा है? श्याम के पास, तो बात किसकी हो रही है? श्याम की चल रही है। तो श्याम के पास 2 हिस्सा है, किससे कंपैरिज़न में? राम से कंपैरिज़न में, तो ये आ जाएगा। तो आप देख लो, ये क्या बोल रहा है 1/2 मतलब आधा है, यानी कि राम के पास आधा है और श्याम के पास 2/1 यानी कि 2 यानी कि दोगुना है। तो यही है ना बात, ठीक है? तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझना ज़रूरी है। तो गाइज़ अब नेक्स्ट चीज़ जो हम समझने जा रहे हैं वो है कहीं न कहीं प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन क्या होता है? देखिए हम अक्सर टॉपिक की बात कर रहे होते हैं, तो यहाँ पे लिखा होता है, आपने टॉपिक्स में पढ़ा होगा, नाम लिखा है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो रेशियो हम समझ गए कि क्या है, प्रोपोर्शन क्या चीज़ है? तो प्रोपोर्शन होता है कि जब हमने देखिए 2 अंक उठाए, 2 कोई भी संख्या उठाई और उसके बीच का एक रिलेशनशिप फाइंड आउट करा, एक रिलेशनशिप बनाया, तुलना करी, तो उसको हमने बोल दिया, उसका हमने नाम दिया रेशियो। उसी प्रकार से जब 2 रेशियो का आपस में कंपैरिज़न किया जाए कि क्या वो समान तुल्य हैं या एकदम बराबर हैं या एक जैसे हैं, हम ये क्या बोलेंगे? एक जैसे हैं, तो फिर आपको बोला जाएगा कि वो प्रोपोर्शन में है, ठीक है? आप समझिएगा इस बात को। ये रेशियो ये रेशियो और ये रेशियो आपस में एक जैसे हैं, यानी कि समान हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ बराबर हैं, समान हैं, एक जैसे हैं। मेरे शब्दों पे गौर करिएगा। एक जैसे हैं, उसको हम बोलते हैं प्रोपोर्शन में। हालाँकि एग्ज़ाम में देखिए डायरेक्टली ऐसा क्वेश्चन उठा के नहीं आएगा कि प्रोपोर्शन में है कि नहीं, आप बताओ। लेकिन कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है। आप चैप्टर पढ़ रहे हो, आपको हर कॉन्सेप्ट आना चाहिए। इससे ही देखिए कॉन्सेप्ट आप जितना पढ़ते जाओगे, उतना आप समझते जाओगे। ठीक है, चलो, हम प्रोपोर्शन करते हैं बिना ज़्यादा बातें किए, प्रोपोर्शन, ठीक है? तो प्रोपोर्शन की जब हम बात कर रहे हैं, तो फॉर एग्ज़ाम्पल लेट अस से मैंने यहाँ पे बोल दिया 10:20, ठीक है? एक मैंने यहाँ पे ले लिया 60:120। अब मैंने बोल दिया ये 2 रेशियोज़ हैं, क्या ये आपस में प्रोपोर्शन में है? क्या ये आपस में प्रोपोर्शन में है? तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? ठीक है? फाइंड आउट कैसे करेंगे? ठीक है, हम इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं थोड़ा-सा। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपका, इसको देखिए 1:2 आ जाता है ना? तो ये आपका हो गया 1:2। इसको भी आप करोगे तो 1 और ये 2 है, ये दोगुना है, तो ये भी आ जाएगा 1:2। तो क्या ये बराबर हैं? 10:20 की हम जब बात कर रहे हैं तो क्या ये बराबर है 60:120 से? नहीं, ठीक है? लेकिन क्या समान है? तो जब हमने सिम्प्लीफाई करा तो देखो सिम्पलेस्ट रेशियो 1 बराबर आ रहा है। सिम्पलेस्ट रेशियो 1 बराबर आ रहा है। इसका मतलब कि ये प्रोपोर्शन में है, यानी कि एक समान ही है। इनमें कोई अंतर नहीं है। काट-पीट के वो लगभग एक जैसा ही बन जाएगा। तो दोनों के अगर काटने के बाद जो आंसर आ रहा है वो एक समान हुआ है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे प्रोपोर्शन, ठीक है? अब प्रोपोर्शन के ऊपर ज़्यादा समय व्यतीत करने का भी कोई मतलब नहीं है। ठीक है? अब आपको एक चीज़ और समझनी है, ठीक है? मान लेते हैं कि मैंने यहाँ पे एक रेशियो ले लिया। मान लेते हैं कि मैंने यहाँ पे एक रेशियो ले लिया 10, ठीक है, इज़ टू 20। यहाँ पे मैंने एक रेशियो ले लिया 15 इज़ टू 30। यहाँ पे मैंने एक रेशियो ले लिया 40 इज़ टू 80। अब अगर मैं इन सबको सिम्प्लीफाई करता हूँ, काट लेता हूँ, तो काटने के बाद देखो, इसका क्या वैल्यू आएगा? इसका वैल्यू भी कहीं न कहीं आएगा 1 इज़ टू 2, आ रहा है? इसका वैल्यू भी आएगा 1 इज़ टू 2, इसका वैल्यू भी आएगा 1 इज़ टू 2। ठीक है? तीनों का आप देखिए 1:2 ही है, मतलब ये सारे के सारे प्रोपोर्शन में ही है, सबकी वैल्यू 1:2 आ रही है। तो इन सब को सिम्प्लीफाई करके हम रेशियो तक जा सकते हैं। इन सब अंकों को सिम्प्लीफाई मान लेते हैं कि चलो ये रेशियो में नहीं था, ये सिर्फ अंक हमको दे दिए गए थे, नंबर्स दे दिए गए थे। हम मान लेते हैं कि ये रेशियो में नहीं थे। हमने ये समझ लिया कि ये ए और बी की वैल्यू है क्वेश्चन्स में, मतलब ए, बी, बी, सी, डी इनकी वैल्यू है क्वेश्चन में। तो ये इनका हमने रेशियो निकाला, सबका रेशियो 1:2 आया। तो 1:2 तक पहुँचना, अब देखिए समझना समझना इस बात को बहुत ध्यान से सुनना। 1:2 तक पहुँचना आसान है, इससे हम डायरेक्ट पहुँच सकते हैं। लेकिन क्या 1:2 से जब मुझे वापस ओरिजिनल नंबर पे जाना है, जब 1:2 से मुझे ओरिजिनल नंबर पे जाना है, यानी कि रियल वैल्यू पे जाना है, रियल वैल्यू पे, ठीक है? किस पे जाना है? रियल वैल्यू पे। तो मुझे इसमें कोई नंबर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कोई नंबर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? तो 1:2 से जब मुझे यहाँ पे जाना है, तो यहाँ पे मुझे 10 का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। सही है? जब मैं यहाँ जाना चाह रहा हूँ, जब 1:2 से मुझे यहाँ पे जाना है, तो यहाँ पे मुझे किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 15 का।
जब मुझे 1:2 से इस पे जाना है, तो यहाँ पे मुझे 40 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी किसी नंबर का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसको हम इस तरीके भी समझते हैं कि जब हम इसको इंडिविजुअली किसी नंबर के फॉर्म में लिखना, मान लो आपको क्वेश्चन में रेशियो दे दिया गया है 4:5, आपको एक रेशियो दे दिया गया है। अब मैं आपको बोल दूँ कि इसको आपको, ये तो रेशियो है, ये तो रिलेशनशिप है, इससे आप ओरिजिनल नंबर ज्ञात कर सकते हो? नहीं कर सकते। पर मैंने आपको बोल दिया कि ओरिजिनल नंबर के, यानी कि रियल वैल्यू के फॉर्म में आपको उसको लिखना है, तो आप कैसा लिखोगे? आप इस नंबर को बोल दोगे 4x और इसको बोल दोगे 5x, क्योंकि रियल नंबर कैसे निकलेगा? कोई एक संख्या का गुणा करके, कोई एक संख्या होगी जो कि अभी अज्ञात है हमारे सामने। जैसे कि यहाँ पे वो संख्या क्या थी? वो यहाँ पे वो संख्या 10 थी, यहाँ वो संख्या 15 थी और यहाँ वो संख्या 40 थी, जो कि अभी अज्ञात है इस क्वेश्चन में हमारे सामने। तो हम उसे x मान लेते हैं। इसलिए आपने कई जगह पे देखा होगा कि 4:5 की जगह पे 4x:5x लिखा हुआ होता है। जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो हम x लेकर के सॉल्व करते थे। उसका कारण क्या था? उसका कारण ये हुआ करता था, ठीक है? तो इसको कई लोग अलग-अलग भाषा में बोलते हैं। कोई इसको x लेके सॉल्व करेगा, कोई इसे r लिख देगा, कोई इसको r लिख देगा यानी कि रेशियो बोल देगा, कोई इसको u लिख देगा यानी यूनिट्स बोल देगा, ठीक है? बात सब एक ही बराबर है। आपको समझना होगा, ठीक है? अब नेक्स्ट टॉपिक हम क्या पढ़ेंगे? नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन यानी कि माइनस, घटाना, ठीक है? तो मान लो कि मैंने यहाँ पे बोल दिया, ये आपने को ले लिया मैंने 1:3, एक क्वेश्चन मैंने लिया 1:3 और दूसरा मैंने यहाँ पे ले लिया मान लो 5:, ठीक है, 7। क्या मैं इसको घटा सकता हूँ? घटा सकता हूँ या नहीं घटा सकता हूँ? ये आपको बताना है, ठीक है? ये आपको सोचना है। एक और क्वेश्चन ले लिया मैंने यहाँ पे 1:, यानी कि चलो 6 नहीं 7 ले लेते हैं, 2:7 और यहाँ पे मैंने लिख दिया 10:15। क्या मैं इसको घटा सकता हूँ? एक क्वेश्चन और ले लेता हूँ। इसको मैं ले लेता हूँ, मान लो कि 4:7 और यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं 5:8। क्या मैं इसको घटा सकता हूँ? घटा सकता हूँ या नहीं घटा सकता हूँ? क्या इनका डिफरेंस हम निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते हैं? मेरे को 2 रेशियो दे दिए गए हैं, क्या मैं इनका डिफरेंस निकाल सकता हूँ? माइनस कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ? देखिए, ये सब चीज़ें आपको आगे क्वेश्चंस, जब मैं आपके सामने क्वेश्चंस रखूँगा, जब एग्ज़ामिनर आपके सामने जो क्वेश्चन रखता है, क्या इस तरीके से रखेगा? नहीं रखेगा। लेकिन जो क्वेश्चंस आएँगे, उसमें यही कॉन्सेप्ट्स लगेंगे, तो आपको समझना होगा। मान लो मैंने इसमें लिख दिया यहाँ पे घटा करके, ठीक है? तो ये देखो ऊपर वाला छोटा है, हम ऐसे माइनस करके लिख देते हैं कि 5 में से 1 गया, ठीक है? अभी मैं ऐसे उल्टे लिख देता हूँ, 5 में से 1 गया तो ये हो गया 4:, 7 में से 3 गए तो 7 में से 3 गए फिर से 4, यानी कि कहीं न कहीं ये आ जाएगा 1:1, ठीक है? यहाँ पे हम देख लेते हैं, तो 10 में से 2 गए तो 8 और 15 में से 7 गए तो आपके हो गए 8, यानी कि ये भी हो गया 1:1 और ये हो गया आपका 5 में से 4 गए तो 1:1, ये भी हो गया। लेकिन क्या ये सही है? सही है या गलत है? आपको ये बताना है। थोड़ा-सा दिमाग लगाना है, ठीक है? तो मैं बोलूँगा कि ये पहला वाला सही है। बहुत लोग बोलेंगे नहीं घटा सकते, बहुत लोग ने मतलब बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं लोगों के दिमाग में। पहला वाला सही है मेरे भाई। दूसरा वाला दूसरा भी सही है। तीसरा वाला, तीसरा भी सही है। ये क्यों सही है? ये क्यों सही है? मान लेते हैं मैं अगर इसको ऐसे लिख देता हूँ कि यहाँ पे 8 की जगह पे मैं यहाँ पे 9 लिख देता हूँ, तो भी क्या ये सही होगा? यहाँ मैंने 9 लिख दिया। अब मैं इसका डिफरेंस निकाल देता हूँ तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 1 और यहाँ पे आ जाएगा आपका 2। क्या तब भी ये सही होगा? तो मैं कहूँगा नहीं, सही नहीं होगा। तो लॉजिक क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, कुछ समझ में आया? अगर आपने गेस कर लिया तो भाई आप में फिर आप सही जगह जा रहे हो। आपका मैथ सही जगह चल रहा है। अगर गेस नहीं कर पाए हो, लॉजिक नहीं लगा पाए हो तो कोई बात नहीं। हम हैं, अपन काहे के लिए बैठे हैं भाई? अपन इसीलिए बैठे हैं कि अपन बताएँगे आपको कि क्या लॉजिक लगाना है। तो देखो, सबसे पहली बात, डिफरेंस देखो, इनके बीच का गैप कितना है? मैं कहूँगा 2। इनके बीच का गैप कितना है? 2। इनके बीच का गैप कितना है? 5। इनके बीच का 5। इनके बीच का 3 और इनके बीच का 4। तो जहाँ पे दोनों टर्म्स के बीच का गैप दोनों ही रेशियो में बराबर आए, वहाँ सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं और जहाँ पे बराबर नहीं आ रहा,
वहाँ पे नहीं कर सकते। इतना सा कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ आपने डायरेक्ट आंसर लिखा था 1:1 वही आपका आंसर सही हो जाता। लेकिन मान लेते हैं कि इस वाले क्वेश्चन को हम वापस उठा लेते हैं 4:7 5:9 को, है ना? इसको लिख लेते हैं 4:7 और 5:9। हुँ। बताओ इसमें गैप आएगा? गैप आएगा? ठीक है? तो अब गैप इसमें आप गैप निकालोगे तो कितना आएगा? यहाँ पे गैप आपका कितना था? 3 का और यहाँ पे गैप आपका कितना था? 4 का। अब मुझे इसका डिफरेंस एक्चुअली निकालना ही है। क्वेश्चन की माँग है कि मुझे डिफरेंस निकालना है। तो मैं क्या करूँगा डिफरेंस को बराबर करूँगा। तो बराबर करने के लिए मैं क्या करूँगा इस 4 को इस रेशियो में मल्टीप्लाई करूँगा और इस 3 को इस सॉरी इस 3 को नीचे वाले रेशियो में मल्टीप्लाई करूँगा। मतलब ऊपर वाले के गैप को नीचे वाले में, नीचे वाले के गैप को ऊपर वाले में मल्टीप्लाई करूँगा तो फिर आप देखते हैं डिफरेंस क्या होता है। देखो जादू करने जा रहे हैं हम लोग, ठीक है? तो ऊपर वाले में 4 का मल्टीप्लाई कर दो। क्या आ जाएगा आपका 16:4 7s आर 28 ठीक है? अब नीचे वाले में आप 3 का मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ आ जाएगा 15 और यहाँ पे आ जाएगा 27। गैप अब देखो गैप कितना है? इसमें गैप कितना है? 12 का गैप है। इसमें देखो गैप कितना है? 12 का गैप है। दोनों में 12 का गैप है। डिफरेंस निकाला 1:1 आ गया। तो अब डिफरेंस हो सकता है। तो ये होता है कॉन्सेप्ट आपका। इसको आपको माइंड में रखना है, ठीक है? इसको आपको माइंड में रखना है। अब जब हमने कंपैरिज़न की बात कर ली है ना, कंपैरिज़न हमने करा कि एक रिलेशनशिप है, कंपैरिज़न है। मैंने आपको बोला राम के पास इतने हैं, श्याम के पास इतने हैं। तो क्या हम वही रिलेशनशिप में किसी चीज़ को विस्तृत कर सकते हैं यानी कि मतलब बाँट सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं? जैसे मान लो कि मेरे पास 10 टॉफ़ीज़ हैं या मान लो मेरे पास 100 टॉफ़ीज़ हैं, ठीक है? मान लो मेरे पास कितनी टॉफ़ीज़ हैं? 100 टॉफ़ीज़ हैं। अब इस 100 टॉफ़ी को मुझे 2 बच्चों में बाँटना है। एक का नाम है राम और एक का नाम है श्याम। अरे राम और श्याम बहुत हो गए, हम दूसरा नाम ले लेते हैं। तो एक का नाम ले लेते हैं हम मोटू और एक का नाम ले लेते हैं पतलू, ठीक है? तो मोटू और पतलू में हमें बाँटनी है, टॉफ़ीज़ बाँटनी है। रेशियो ये होना चाहिए कि इसके पास इसके पास अरे यार! मान लो कि रेशियो मुझे ये चाहिए, किस रेशियो में चाहिए टॉफ़ी मुझे? किस रेशियो में चाहिए? मुझे टॉफ़ी चाहिए कि 1:4 के रेशियो में मुझे इसको टॉफ़ी देनी है। 1:4 के रेशियो में, ठीक है? तो मैं कैसे बाँटूँगा? कैसे बाँटूँगा? क्योंकि ऐसे क्वेश्चन्स आते हैं और नहीं भी आते तो क्वेश्चन्स के अंदर ये हिस्सा आपको ज़रूर मिलेगा। तो इसके करने के कई तरीके हैं। जो तरीका आपको भाए आप उस तरीके से कर सकते हो, कोई आपके ऊपर पाबंदी नहीं है। सबसे पहला तरीका तो ये है कि हम इसको x की तरह ले लेंगे। तो मान लो हम m/p की वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे 1x और इसकी वैल्यू लिखेंगे 4x। जब हम 1x और 4x लिखेंगे तो टोटल हम निकाल लें। इन दोनों का हम अगर टोटल निकाल लें, इनका जोड़ कर लें, तो कितना आ जाएगा टोटल? टोटल आपका आ जाएगा 5x, ठीक है? तो टोटल संख्या हमारे पास कितनी आ गई? 5x आ गई, ठीक है? यानी कि ये हो गया। अब 5x किसके बराबर है? टोटल हमारे पास ओरिजिनल वैल्यू में संख्या है क्या? तो देखिए टोटल का टोटल से कंपैरिज़न करेंगे, टोटल का टोटल से कंपैरिज़न करेंगे। तो 5x हमारे पास रेशियो में संख्या है। रेशियो में हमारे पास संख्या कितनी है? 5x। ओरिजिनल में हमारे पास संख्या कितनी है? ओरिजिनल में हमारे पास 100 है। 100 है, ठीक है? तो हम इसको काट लेंगे मान लो, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 20 आ जाएगी? 20 आएगी कि नहीं आएगी? ठीक है? 5 को इससे काट लो, 5 दूनी 10 और 20। अब x की वैल्यू आपकी 20 आ गई है, तो अब आप किसी की भी वैल्यू निकाल सकते हो। मोटू को आप कितना दोगे? तो देखो वहाँ पे 1x है यानी कि x की वैल्यू आएगी 20 और वहाँ पे आप कितना दोगे? p को आप कितना दोगे? तो 4 गुना कर दो 80। क्या इसका टोटल करने पे 100 आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। क्या ये इस रेशियो में बँट गया? बिल्कुल बँट गया। तो एक तो ये तरीका हो गया, ठीक है? दूसरा तरीका क्या होता है जो मैंने आपको बोला था फ्रैक्शन मेथड। फ्रैक्शन में आप चीज़ों को रखोगे। जैसे मान लो
मुझे m की वैल्यू निकालनी है और मुझे p की वैल्यू निकालनी है, ठीक है? रेशियो आप ध्यान में रखेंगे 1:4 है। तो यहाँ पे 100 है, जिसको डिवाइड करना है, जिसको आपको बाँटना है, उसको सामने रखो, मल्टीप्लाई करो। वैल्यू किसकी निकालनी है? जिसकी वैल्यू निकालनी है, उसको हम क्या करेंगे, ऊपर रखेंगे। जिसकी वैल्यू निकालनी है या जिसकी चर्चा चल रही है, जैसे मोटू की बात चल रही है, तो उसको हम ऊपर रखेंगे और कंपैरिज़न किसके साथ हो रहा है, उसको डिनोमिनेटर में रखेंगे, मैंने आपको बोला था। किससे कंपैरिज़न हो रहा है? टोटल वैल्यू का, मतलब मोटू किसका है? देखो मोटू 1/4 पतलू का नहीं है, तो आप यहाँ पे बहुत सारे लोग गलती करेंगे, नीचे 4 रख देंगे। 4 नहीं रखना है आपको, नीचे 5 रखना है। 5 रखना है, यानी कि 1 और 4 का जोड़ रखना है टोटल। 1 और 4 का जोड़ रखना है टोटल आपको। क्योंकि कंपैरिज़न आपका किससे हो रहा है? कंपैरिज़न आपका किससे हो रहा है? कंपैरिज़न आपका हो रहा है टोटल का टोटल से। मैंने आपको ये बोला, समान चीज़ों का ही कंपैरिज़न होता है, टोटल का टोटल से हो रहा है, टोटल 100 है, तो टोटल से कंपैरिज़न हो रहा है। तो उस 5 में से 1 मोटू है और 4 पतलू है। अच्छा, ठीक है, इस लाइन को बहुत ध्यान से समझिए, इस लाइन को बहुत ज़्यादा ध्यान से समझिए। 5 में से 1 मोटू के पास है, 4 पतलू के पास है, ठीक है? क्वेश्चन हमें यही बोल रहा है, 5 में से 1 मोटू के पास, 4 पतलू के पास। तो 5 किसके बराबर है? 100 के, तो 1 किसके बराबर होगा? वो आपको निकालना है और यहाँ पे भी 5 किसके बराबर है? जिसका कंपैरिज़न है उसको उसके नीचे रख दो। 5 किसके बराबर है? 100 के, और निकालना किसका है? तो पतलू का निकालना है। तो भैया इसका आंसर आपका आ जाएगा 20 और इसका आंसर आ जाएगा 80। एक तरीका ये भी हो गया, ठीक है? तो मेरे भाई 2 ही तरीके हैं कुल मिलाकर के। तीसरा तरीका कुछ नहीं है। ये जो आपने x वाला जो मैंने मेथड आपको बताया, इसी मेथड का यूज़ करना है। बस हम उसको ऐसे x की तरह लिखते नहीं हैं, हम माइंड में ही ले लेते हैं। माइंड में कैसे ले लेते हैं कि मतलब मान लो, जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया कि 4 और 1 टोटल कितने हो गए? 5 हो गए। 5 की वैल्यू बराबर है कितने? 100 के। तो 1 की वैल्यू 1 यूनिट की वैल्यू 1 के बराबर कितनी हो गई? 1 के बराबर हो गई वैल्यू आपकी 20। जब 1 की बराबर 20 हो गई, तो ये हो गया 20 और ये हो गया 20 का 4 गुना 80। डायरेक्ट हम लिख देते हैं, ठीक है? तो ये कॉन्सेप्ट लगता है, कॉन्सेप्ट वो एक्स वाला ही है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। तो ये होता है डिस्ट्रीब्यूशन का तरीका। आई होप आपको समझ में आया। देखो नहीं समझ में आ रहा है, तो वीडियो को बार-बार रिवाइंड करके इस चीज़ को समझना और मेरी एक-एक लाइन को फोकस करना। देखो एक-एक लाइन में मैंने जो चीज़ बोली ना, वो अगर आप समझ गए, तो आपने सार पकड़ लिया। ठीक है? ठीक है? ठीक है? चलिए नेक्स्ट। अब हम करना सीखेंगे कंपैरिज़न ऑफ 2 रेशियोज़, मतलब 2 रेशियोज़ को मिलाना, सॉरी, 2 रेशियोज़ को मर्ज करना। ठीक है? एक ये कॉन्सेप्ट होता है। मान लो आपको दे दिया गया है ए, मान लो आपको क्वेश्चन में दे दिया गया है हुँ, क्वेश्चन में दे दिया गया है A:B, इसकी वैल्यू है 4:5, ठीक है? दूसरा आपको दे दिया गया है B:C, इसकी वैल्यू है आपकी 7, या इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, B की वैल्यू है आपकी 10:7, ठीक है? कैसे निकालेंगे? आपको क्या निकालना है, आपको दे दिया है क्वेश्चन में A:B:C, इसकी वैल्यू निकालना है, हमने तीनों को मर्ज करना है। तो कैसे करेंगे, इसका क्या तरीका होगा? इसके भी कई मेथड्स हैं, ठीक है? तो एक मेथड तो ये होता है जो जिसको कई लोग एग्ज़ाम्स में इस तरीके से बोलते हैं कि आप इसको ऐसे मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए, इसको आप कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? देखो सबसे पहले मैं आपको तीनों मेथड्स बताता हूँ। सबसे पहले तो आप ये देखिए कॉमन क्या है? इस दोनों को जोड़ना है, 2 अलग-अलग रेशियो है, A:B और B:C। कॉमन क्या फँस रहा है? कॉमन फँस रहा है आपका B। कॉमन क्या फँस रहा है? कॉमन आपका फँस रहा है B, ठीक है? B आपका कॉमन फँस रहा है, तो उसको आप बराबर कर दो। उसको आप बराबर कर दो। यहाँ आप देखो, यहाँ पे क्या वैल्यू है? 10 है और यहाँ पे क्या वैल्यू है? 5 है। तो हम किसको कम कर सकते हैं? देखो 10 को आप 5 बना दोगे, दोनों तरीका है। 10 को 5 बना दोगे तो 7 को भी आधा करना पड़ेगा। क्योंकि रेशियो के देखो रेशियो में क्या है ना, रिलेशनशिप में डिफरेंस नहीं आना चाहिए। रिलेशनशिप में डिफरेंस मतलब रिलेशनशिप बिगड़ना नहीं चाहिए आपका। किसी को आधा करोगे तो दूसरे को भी आधा करना पड़ेगा। इसको 7 गुना करोगे तो उसको भी 7 गुना करना पड़ेगा। वो उनके आपस का रिलेशन बिगड़ना नहीं चाहिए। आपस का रिलेशन बिगड़ गया मतलब फिर रिश्ता खत्म हो गया। ठीक है? आपस में कंपैरिज़न, आपस में जो उनकी जो तुलना है, वो अगर बिगड़ गई तो मतलब रिश्ता ही खत्म हो गया, रेशियो ही खत्म हो गया, रिलेशन ही खत्म हो गया। ठीक है? तो इसीलिए रिश्ते में वो मेंटेन होना बहुत ज़रूरी है, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है? तो अब हम क्या करेंगे,
7 को आधा करके 3.5 लिखना तो फिर थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट है, उससे ज़्यादा आसान हो जाएगा, हम 5 को डबल कर लो। 5 को डबल कर दोगे तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? 8:10 क्या लिख सकता हूँ? क्या करा मैंने? इसको भी 2 से गुणा करा और इसको भी 2 से गुणा करा। लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता हूँ? बताइए, लिख सकता हूँ? तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 8:10:7 क्या ये सही है? हो जाएगा? b की वैल्यू 10 बना दी हमने दोनों तरफ, तो उसकी वजह से a की वैल्यू 8 हो गई और इधर तो 7 थी, ठीक है? तो एक तरीका तो आपका ये हो गया। एक तरीका आपका ये हो गया। दूसरा तरीका क्या होता है? दूसरा तरीका क्या होता है? दूसरा तरीका क्या होता है? चलो, देखिए दूसरा तरीका ये होता है जिसको बहुत लोग शॉर्ट ट्रिक्स के रूप में बताया करते हैं। दूसरा तरीका ये होता है कि आप इसको एन शेप में मल्टीप्लाई करोगे, उल्टे एन के शेप में। ये ऐसे मल्टीप्लाई किया, ऐसे मल्टीप्लाई किया, ऐसे मल्टीप्लाई किया। तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? देखो 4 का 10 में मल्टीप्लाई करा तो कितना आया? 40 लिख दिया 40 इज़ टू 10 का इस 5 में मल्टीप्लाई करा तो कितना आया? 50 लिख दिया 50। फिर 5 का इस 7 में मल्टीप्लाई करा तो कितना आया? 35 ये लिख दिया 35। अब इसको मैं सिंप्लीफाई करूँगा तो इसको मैं 5 से काट दूँगा तो 8 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, इसको काट दूँगा तो 10 आ जाएगा, इसको काट दूँगा तो 7 आ जाएगा। हमारे पास वही ओरिजिनल रेशियो निकल के वापस आ चुका है, ठीक है? एक तरीका ये हो गया आपके पास। तीसरा तरीका क्या है? तीसरा तरीका मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है? तीसरा तरीका हम लोग निकाल लेते हैं फटाफट। तीसरा तरीका ये है कि ये जनरल तरीका है, ये सब जगह काम आता है। आपको बस पकड़ना है कॉमन नंबर कौन-सा है, ठीक है? जैसे a इज़ टू b इज़ टू c लिखा है, तो यहाँ पे मैंने ऐसे लिख दूँगा मान लो यहाँ मैं ऐसे लिख दूँगा a इज़ टू b इज़ टू c, ठीक है? अब a के नीचे a की वैल्यू, b के नीचे b की वैल्यू, c के नीचे c की वैल्यू। कैसे लिखेंगे? a के नीचे मैंने लिख दिया 4 इज़ टू 5, ठीक है? अब b के नीचे लिखना है, b की ही वैल्यू वापस नीचे लिख देंगे 10 इज़ टू 7, ठीक है? ये बन गया, ठीक है? अब देखिए यहाँ एक जगह खाली छूट गई और यहाँ एक जगह खाली छूट गई। ये रहा, तो कुछ नहीं करना है, इसी नंबर को उठा कर के यहाँ बिठाएँगे और यहाँ पे इसी नंबर को उठा के यहाँ बिठा दो। खाली जगह उसका पड़ोसी घेर लेता है, अतिक्रमण कर लेता है। क्या करेगा? अतिक्रमण कर लेगा। अब आप मल्टीप्लाई कर दो इसको इस डायरेक्शन में मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पे आ गया 5 7 35, यहाँ आ गया 50 और यहाँ आ गया 40। एक मेथड आपका ये भी है। आपको तीनों में से जो मेथड आसान लगे आप उसको कर लो, ठीक है? जो भी मेथड आपको आसान लगे आप उसको कर सकते हो। अब हम 4 नंबर का करके देख लेते हैं कि 4 नंबर्स को कैसे मतलब 3 रेशियो को मर्ज कैसे करेंगे? 3 रेशियोज़ को मर्ज कैसे करेंगे? मतलब A इज़ टू B, B इज़ टू C, C इज़ टू D का मर्जर कैसे करेंगे? चलिए मान लेते हैं यहाँ पे 3 नंबर दे दिए आपको A इज़ टू B, ठीक है? A इज़ टू B और A इज़ टू B की वैल्यू आपको दे दी है यहाँ पे मैंने 5 इज़ टू 7 कुछ भी रैंडम ले रहा हूँ मैं, है ना? मैं दिमाग नहीं लगा रहा हूँ। B इज़ टू C की वैल्यू मैंने आपको दे दी है 4 इज़ टू 3, ठीक है? और C इज़ टू D की वैल्यू मैंने आपको दे दी है, क्या दे दी है? 8 इज़ टू 9, ठीक है? ये मैंने आपको दे दी है। अब इसको करने का तरीका क्या है? देखिए, इसके भी 2 तरीके होते हैं, ठीक है? अब एक तो मैं आपको ये बता दूँगा, सबसे पहली चीज़ तो ये कि एक तरीका तो वही है, सबसे ईज़ीएस्ट तरीका तो मैंने आपको जो बताया, देखिए वो 2 नंबर में भी आ जाता है, 3 नंबर में। तो आपको ट्रिक्स याद नहीं करनी पड़ेगी कि 3 मतलब आपको 2 रेशियोज़ का करना है, तो n वाला मेथड लगा रहे हैं, फिर इसमें आप कोई और मेथड लगा रहे हैं, क्योंकि ऐसे मेथड्स ना हर एक क्वेश्चन के आपके अलग-अलग मेथड्स निकल जाएँगे, कितने याद रखोगे? एक मेथड याद कर लिया आपने, ठीक है? उसी मेथड को हमने लगा के इसमें देख लिया। क्या देख लिया? A, B, C और D ऐसे लिख दिया। A नीचे 5, 7 फिर B के नीचे 4 फिर यहाँ पे 3 फिर C के नीचे 8 और यहाँ पे 9 मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है? यहाँ पे आप देखो यहाँ क्या करेंगे हम जगह भरते जाएँगे, यहाँ पे जगह भर दो। ऐसे डैश नहीं बनानी है वहाँ पे एग्ज़ाम में। यहाँ पे भी 7 यहाँ पे भी 7 ठीक है? यहाँ पे भी 7 यहाँ पे भी 7 यहाँ पे 3 यहाँ पे 4 यहाँ पे 8 यहाँ पे 8 मल्टीप्लाई कर लो। मल्टीप्लाई कर लिया तो क्या आ जाएगा आपका?
तो ये क्वेश्चन आपके सामने मैंने रख दिया है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का देखिए, वही बात है, आप जब 2 रेशियोज़ की बात कर रहे हो ना, जब 2 रेशियोज़ का आपस में कंपैरिज़न कर रहे हो तो फिर एक समस्या है। क्या समस्या आ रही है? वहाँ पे आप एक मेथड लगाओगे n वाला कि उल्टा n बना दिया, सीधा n बना दिया, फलाना n बना दिया, ढिकाना n बना दिया। इसमें फिर आप कुछ और मेथड लगा दोगे, कोई आपको मेथड बता देगा, ये वाली मेथड बता दो, वो वाली मेथड लगा दो। ठीक है, मैं भी आपको वाली मेथड बता दूँगा। लेकिन क्या हम हर क्वेश्चन में एक-एक मेथड याद करते रहेंगे? हर क्वेश्चन में एक ट्रिक लगाएँगे और ऐसा लगाते फिरेंगे तो फिर हम और कन्फ्यूज़ ही होंगे, कुछ नहीं हो रहा है। एक ही टेक्निक है, उसको याद कर लोगे तो ज़्यादा अच्छा है, बाकी फिर नहीं तो आपको दूसरी टेक्निक भी मैं बता दे रहा हूँ। मेरी तरफ से मैं आपको सब बता रहा हूँ, फिर आपके ऊपर है, आपको जो भाए आप वो लगा लो, ठीक है? आपको जो सही लगता है आप वो लगाइए। तो पहली टेक्निक तो वही है, अतिक्रमण करेंगे, ए, बी, सी और डी, ठीक है? ठीक है? अब ए के नीचे लिख दो 5, बी के नीचे लिखो 7, फिर बी के नीचे लिख दो 4, 3, फिर इसके नीचे लिख दो 8 और फिर 9। अब जो जगह खाली बच गई उसको उसी के नेबर से भर दो, यानी पड़ोसी से भर दो। 3, इसको 4, इसको 8 और इसको 8। अब इनको मल्टीप्लाई कर दो इस डायरेक्शन में, इस दिशा में आप मल्टीप्लाई कर दो। तो आंसर क्या आएगा? फटाफट मल्टीप्लाई करिए। मल्टीप्लाई करने से आंसर क्या आएगा? देखो 7, 3, 21, 21 को 9 से मल्टीप्लाई करा तो आया 13189, ठीक है? यहाँ पे 7, 3, 21, 8 से मल्टीप्लाई करा तो क्या आएगा? 164। यहाँ पे आपका आ जाएगा 7 और 8 56, 56 का इससे मल्टीप्लाई कर दिया 4 से। 56 का आपने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? 56 का 4 से मल्टीप्लाई करा तो इसका आ गया 200, 200 और 6 कितना आ गया? 200 और 6 आपका हो जाएगा सॉरी 24, तो 224, 224, ठीक है? और एक और आएगा आपका ये 5, 4, 20 और इसका 8 से मल्टीप्लाई करा तो 160। ये आपका आंसर हो गया। ये आपका आंसर हो गया। अब इसको आप देखिए कट सकता हो तो काट लीजिएगा। वो आप करके देखिएगा, अगर काटना पॉसिबल है तो आप काट लेंगे उसको और उसको सिम्प्लिफिकेशन के मतलब सिम्प्लीफाइड फॉर्मेट में लिख देंगे। एक तरीका तो आपका ये हो गया। दूसरा तरीका क्या होता है? दूसरा तरीका जो आपको ट्रिक के माध्यम से सिखाया जाता है वो तरीका ये है कि यही तरीका है, कुछ नहीं है डिफरेंस, बस एक आप इसको सलंग मल्टीप्लाई कर दो ऐसे सीधे-सीधे, तो 5, 8, 20 और 8 से मल्टीप्लाई करो तो 160, ठीक है? 160 फिर इस नंबर का आप मल्टीप्लाई कर रहे हो 7, 4 और 8 का, ठीक है? ऐसे मल्टीप्लाई कर रहा है ये। इसको मल्टीप्लाई करा आपने, क्या आ जाएगा? 2, 2, 4 ये आ जाएगा, ठीक है? फिर क्या आ जाएगा? इस 7 का इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, 7, 3 और 8, ठीक है? 7, 3 और 8 का मल्टीप्लाई आपने कर दिया तो कितना आ जाएगा? 164 और फिर एक बार इसको खड़े से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आ जाएगा? 7, 3 और 9 का 189, ठीक है? मेथड वही है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। नहीं समझ में आ रहा है, वीडियो रिपीट करेंगे, वीडियो रिपीट करके आप फिर से देखेंगे, ठीक है? तो मैंने आपको 4 एंटिटीज़ का कंपैरिज़न करना भी आपको सिखा दिया। अब नेक्स्ट टॉपिक ले लेते हैं एक छोटा-सा, एक और कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। देखिए, इस वीडियो में हम लोग सिर्फ़ कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर रहे हैं। अगर आप क्या देखिए नोट्स बना लीजिएगा इनके, ताकि नेक्स्ट वीडियो में जब हम क्वेश्चन्स करेंगे ना, तो यही कॉन्सेप्ट्स आपको उसमें यूज़ होंगे। तब आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा। अभी हो सकता है आपको कन्फ्यूज़न हो रहा है, तो आप 3-4 बार इसको वीडियो को देख लीजिएगा। बार-बार देखिएगा, जितना ज़्यादा हो सके उसको बार-बार रिपीट करके देखिएगा और समझने का प्रयास करिएगा। जैसे ही आप समझ जाएँगे, अगले वीडियो में देखिए आपको चीज़ें इतनी आसान लगेंगी जिसकी कोई हद नहीं है। ठीक है? नेक्स्ट है द नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है कि क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन मान लेते हैं कि हम कई जगह पे ऐसा भी लिखा हुआ होता है कि ये मान लो मैंने लिख दिया यहाँ पे 2a इज़ इक्वल्स टू 3b इज़ इक्वल्स टू 4c। अब मुझसे पूछा है a इज़ टू b इज़ टू c की वैल्यू निकालनी है। a इज़ टू b इज़ टू c की वैल्यू निकालनी है ना? क्या निकालनी है? a इज़ टू a इज़ टू b इज़ टू c इसकी वैल्यू मुझे निकालनी है। कैसे निकालेंगे? तो 2 इसमें इसमें भी 2 मेथड्स होती हैं, आपको जो अच्छी लगती है आप उसको याद कर लो, ठीक है? आपको मैं स्वतंत्रता दे रहा हूँ, आपको जो अच्छी लगे आप उसको याद कर लो। तो एक मेथड तो ये हो गई कि एलसीएम ले लो। एलसीएम ले लो इसके, ये जो आपको मतलब ये जो आपको संख्या दिख रही है, नंबर्स दिख रहे हैं ना, इनकी आप एलसीएम ले लो। ये 2, ये 3, ये 4 इसका एलसीएम ले लो। एलसीएम कितना आएगा? एलसीएम आपका 12 आ जाएगा। ऐसा नंबर आपको उठाना है जिससे ये तीनों कट जाएँ, ठीक है? उसको आप डिनोमिनेटर में रख दो।
जैसे 12 आया तो इसको डिनोमिनेटर में रख दो, 12 आया डिनोमिनेटर में रख दो और काट लो। काटे तो कितना आ जाएगा, इसको काटा इससे काटा तो 6, इसको इससे काटा तो कितना आ जाएगा 4 और इसको इससे काटा तो कितना आ जाएगा 3। तो ये जो आया ना, ए के नीचे जो आया वही ए की वैल्यू है, ए के नीचे जो आया वही ए की वैल्यू है, इज़ टू बी के नीचे जो आया वही बी की वैल्यू है और सी के नीचे जो आया वही सी की वैल्यू है। 6:4:3 आपका रेशियो बन के आपके सामने आ जाएगा। ठीक है? एक मेथड तो ये हो गई, ठीक? एक मेथड तो आपकी ये हो गई। दूसरी मेथड क्या है? दूसरी मेथड आपकी ये है ना 2:3 2a 3b ऐसे लिखा हुआ था, ठीक है? दूसरी मेथड आपकी ये बोलती है कि हम क्या करेंगे कि मान लो मुझे a की वैल्यू निकालनी है। a की वैल्यू निकालनी है तो मैं मान लो मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है a की, तो मैं a के आगे का छोड़ दूँगा, b और c का आपस में मल्टीप्लाई कर लूँगा, ठीक है? 3:4 का मल्टीप्लाई कर लूँगा। a की वैल्यू निकालने के लिए क्या करूँगा, b और c के आगे के न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई कर लूँगा। क्या करेंगे अपन, a की वैल्यू निकालनी है तो 3 और 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या करेंगे 3 और 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे। b की वैल्यू निकालनी है तो क्या करूँगा, फिर मैं 2 और 4 का मल्टीप्लाई कर दूँगा, 2 और 4 का। और c की वैल्यू निकालनी है, c की वैल्यू निकालनी है तो 2 और 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी जिसकी निकालनी है, उसके आगे के नंबर को ढक दो और बाकी के 2 नंबर्स का मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है? तो ये आपका 12 हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 6। ठीक है? इसको काट लो, तो ये 6, ये 4, ये 3। ये आपका सेम रेशियो वापस आ गया। ठीक है? सेम रेशियो वापस आ गया आपका। इसी क्वेश्चन का एक तरीका और भी होता है, देखिए, यहाँ पे ये तो 3 नंबर दे दिए और इसके इससे छोटा भी होता है, मान लो इसको लिख दिया है 2a इज़ इक्वल्स टू 3b। तो इसको कई लोग सॉल्व कैसे करते हैं, ट्रेडिशनल मेथड ये हो गया कि b को इसके नीचे ले आओ और 2 को उसके नीचे ले जाओ, यानी कि a/b इज़ इक्वल्स टू 3/2। यानी कि फिर क्या हो जाएगा, a/b की वैल्यू 3:2 हो गई, ठीक है? 3:2 हो गई। अब इसमें हमने क्या करा, अब ये इतना रामायण करने की ज़रूरत थी क्या? आपको दिखा क्या? जब हम इसको b को नीचे ले गए और उसको नीचे ले गए, तो आप देखो a के सामने क्या है? जो पहले b a के सामने दिख रहा था वही तो है, ठीक है? आप देखो, a के सामने जो पहले दिख रहा था वही है और b के सामने जो उसके सामने दिख रहा था वही है। यही है ना? a के सामने 3 है, b के सामने 2 है। तो आपको कुछ नहीं करना है, इस क्वेश्चन में फिर से हम क्या करेंगे, ठीक है? मैं इस एरिया को हटा देता हूँ, 2 मिनट लगेंगे। ठीक है, आपको क्या करना है, 2a इज़ इक्वल्स टू 3b जब यहाँ पे दिया है, तो a के सामने वाला नंबर ही उठा के आप लिख दो। a/b अगर आपसे पूछा जा रहा है तो a के सामने 3 है, 3 लिख दो, b के सामने 2 है तो 2 लिख दो। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है? ठीक है? तो ये आपकी हो गई शॉर्ट ट्रिक। अब एक क्वेश्चन मुझे आपसे और पूछना है, एक क्वेश्चन मुझे आपसे और पूछना है, तो यहाँ पे मैं आपसे पूछ लेता हूँ। मान लेते हैं कि एक एक और क्वेश्चन आपको ऐसा दिया हुआ है एग्ज़ाम में कि 1/2 इज़ टू 1/3 इज़ टू 1/4, या यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1/2 इज़ टू 15/3 इज़ टू 15/3 यहाँ नहीं लिख देते हैं, वरना आप बोलोगे कट जाएगा, ठीक है? 11/13 लिख देते हैं, 11/3 ये लिखा हुआ है। अब मुझे इसको सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे? सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे? देखो, ये रेशियो में ही है। रेशियो में हमें क्या करना है ना, कि नीचे के डिनोमिनेटर्स को आप इस टाइप का अगर क्वेश्चन आपको दिखता है तो नीचे के डिनोमिनेटर को आप एक जैसा बना दो। नीचे के डिनोमिनेटर को या नीचे की संख्या को एक जैसा बना दो। कैसे बनाएँगे एक जैसा? एलसीएम लेके। अगेन फिर से हम एलसीएम लेंगे। ऐसा एक नंबर सोच लो जिससे ये तीनों कट जाते हैं। तो ये कट जाएँगे, क्योंकि डिवीजन में ही तो है। तो कट जाएँगे ना, काट सकते हैं, नीचे की संख्या नीचे वालों से काट सकते हैं, ऊपर वाले की संख्या ऊपर वालों से काट सकते हैं सिम्प्लीफाई करने के लिए। तो आप मान लो क्या है, एलसीएम आपका 12 आ गया, ठीक है? तो 12 आ गया तो ऊपर आप 12 से मल्टीप्लाई करते जाओ। यहाँ भी 12 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ भी 12 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है? अब मैंने क्या करा, इसको काटा तो ये हो गया 6, इसको काटा तो ये हो गया 4, ठीक है? इसको काटा तो ये हो गया 3, मल्टीप्लाई करा तो 6:44:3, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है? आया समझ में? आया समझ में? एक क्वेश्चन आपका ये भी हो गया था फ्रैक्शन वाला, ठीक है? इसी को जैसे मैंने यहाँ पे 11:3 लिखा है, इसी को आपको मिक्स फ्रैक्शन में भी दे देगा, तो आप उसको पहले नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे, उसके बाद आप इस चीज़ को करोगे, ठीक है? अब एक एक लास्ट क्वेश्चन, एक लास्ट कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। वो समझने के बाद फिर अगले वीडियो में हम लोग इसका जो नेक्स्ट पार्ट लेके आएँगे, उसमें फिर हम सीधा क्वेश्चंस पे आक्रमण करेंगे, सीधा-सीधा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है? चलो, तो इसमें आपका मैंने कॉन्सेप्ट ले लेता हूँ कि मान लो a इज़ टू b आपको दे दिया है,
B/C आपको दे दिया है, C/D आपको दे दिया है, ठीक है? दे दिया। अब इसमें मैंने आपको रखा है 2/3, यहाँ पे मैंने आपको रखा है 3/4 और यहाँ पे मैंने रखा है 4/6। ठीक है? हो गया? हो गया। अब मान लो कि मेरे को सीधा-सीधा क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, सीधा-सीधा क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ A/D की वैल्यू बतानी है, यानी कि पहले और आखिरी की। वो वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगाना आपको कि पूरा A/B/C/D। अब देखो, अगर डायरेक्ट मुझे निकालना है, अगर डायरेक्ट सिर्फ़ A और D की वैल्यू निकालनी है, तो क्या मैं पूरा बैठ के सॉल्व करूँगा? सबकी वैल्यूज़ निकालूँगा? अगर क्वेश्चन में आगे माँग हो सकती है, तो फिर निकाल लूँगा भाई। फिर मुझे पहलवान नहीं बनना, मुझे शॉर्ट ट्रिक नहीं लगानी। मगर अगर मुझसे ऐसा सिर्फ़ इतना ही पूछा A/D क्वेश्चन में और मुझे पूरे की ज़रूरत नहीं है, तो शॉर्ट ट्रिक क्या होती है? शॉर्ट ट्रिक ये रहती है कि मान लो कि हमको जो आमने-सामने जो कॉमन नंबर दिख रहे हैं, उसको आप काट दो। ठीक है? सबसे पहले तो आमने-सामने के कॉमन नंबर्स को आप काट दो, यानी कि डिवीज़न कर दो। तो ये कैसे होगा? ये कैसे होगा? तो यहाँ पे देखिए, मान लो ये 3 है, इस 3 से ये 3 कट जाएगा, इस 4 से ये 4 कट जाएगा, ठीक है? जो कट रहे हैं। इस 2 से हम इसको काट के यहाँ पे 3 लिख देंगे, ठीक है? तो 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर से नीचे। तो इसका ऐसा मल्टीप्लाई करा, तो सब जगह देखिए काटा है, तो यहाँ पे 1 1 बचा ना, आखिरी में 1 बचता है। हाँ, ऐसा मत समझना कट गया मतलब 0 हो गया। तो ये 1 आ जाएगा, इस 2, तो 1 इज़ इक्वल टू 1 और यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई करके आखिरी में क्या आ जाएगा 3। तो आपका आंसर आ जाएगा 1:3। अब आप जब पूरा सॉल्व करते हैं इसको, मान लें हम इसको पूरा सॉल्व करते हैं, तो पूरा सॉल्व कैसे होता? A/B/C/D, ठीक है? A की वैल्यू क्या लिखते हैं हम यहाँ पे? 2 3, है ना? फिर यहाँ पे लिख देते हैं 3 4 और फिर यहाँ लिख देते हैं 4 6, ठीक है? तो यहाँ पे 4, यहाँ पे 3 3, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4 4, ठीक? अब यहाँ पे क्या होता था? 4 छंग 24, नहीं 4 3 12, 12 छंग 12 और 72, है ना? ऐसे आ जाता, ठीक है? फिर ये 12 चौक 48, ठीक है? फिर यहाँ पे 12 तिया 36, ठीक है? फिर 12 दूनी 24, ये आपका रेशियो आता। फिर हम इसको काटते तो 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48, 12 छंग 72। ठीक है? तो अब आपका क्या वैल्यू आ जाती? क्या वैल्यू आ जाती? हुँ, ठीक है? तो अगर यहाँ पे आपसे सीधा-सीधा पूछा था उसने A/D कितना हो रहा है, तो आप क्या बोलोगे? 2:6 हो रहा है। फिर आप अगर इसको और भी सिम्प्लीफाई करके लिख दोगे, तो 1:3 लिख दोगे। ठीक है? तो ये और ये आपका मैच कर गया। तो क्या इतना लंबा प्रोसीजर करना था? हाँ, तभी करना था जब आपको बी की भी वैल्यू पूछ जाए, सी की भी वैल्यू पूछ जाए क्वेश्चन में, या काम में लग जाए। नहीं लग रही है तो इतना ही है। ठीक है? तो अभी हम इस कॉन्सेप्ट को और इस क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। अब इन कॉन्सेप्ट्स को आप नोट्स बना लीजिए, अच्छी तरह से नोट डाउन कर लीजिए अपनी कॉपी में। ठीक है? फिर आगे से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक वाइज़ हम चलेंगे, तो फिर अब मतलब इसके अगले वीडियो में, अगले पार्ट में हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे कि ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं, उनको समझेंगे। इस क्लास में हमने जो कॉन्सेप्ट सीखे, उनको उसमें लगाएँगे और फिर आपको नोट्स कहाँ पे मिलेंगे वो भी मैं आपको बता दूँगा, ठीक है? उस क्लास में। यहाँ पे तो नोट्स जैसा कुछ है नहीं, ये तो आपको हैंड रिटन नोट्स बनाने हैं, लेकिन क्वेश्चंस और पीडीएफ आपको कहाँ पे मिल जाएगी? तो आपको टेलीग्राम चैनल में हमारे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के भी कमेंट सेक्शन में आपको पिन करा हुआ मिल जाएगा, नेक्स्ट वीडियो में भी मिल जाएगा, ठीक है? तो अगर आपको पसंद आया है, हमारी क्लास, वीडियो जो भी पसंद आया है, तो आपको करना क्या है? चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन दबाना है मेरे भाई। बेल आइकन दबा दो और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, है ना? कुछ डाउट्स हो तो कमेंट करो और अपने दोस्तों तक शेयर करो, बिकॉज़ चैनल नया है, मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, सब्सक्राइब्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, लाइक्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ताकि ऐसा ही प्रीमियम कंटेंट मैं आप तक लेके आता रहूँ और आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाता रहूँ। आई होप आपको क्लास पसंद आई। अगर पसंद आई है तो मिलते हैं, फॉलो कर लीजिए, प्लेलिस्ट आपको चैनल पे मिल जाएगी, उसी प्लेलिस्ट में आपको सारे टॉपिक्स मिलने वाले हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है गाइस? बाय, सी यू।